नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर नेवी के तहत जो एग्जाम होते हैं तो उसमें जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोग नेवी के जो है तैयारी करते हैं, चाहे आप लोग जो है नेवी एसएसआर की तैयारी करते हो या फिर नेवी डबल ए की तैयारी करते हैं या फिर नेवी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो मैं इसमें वीडियो में जीके जीएस के क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ वो आपके नेवी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नौसेना का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, नौसेना का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय है। तो नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वह नई दिल्ली में है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एयरफोर्स या फिर आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उनका भी हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में ही है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। जी हाँ दोस्तों, 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। दोस्तों, राज्यसभा जो है वह बिल्कुल एक कहा जाए तो ये परमानेंट इसको जो है सदन कहा जाता है, परमानेंट सदन, क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। जहाँ दोस्तों उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल कहा जाए तो इसकी राजधानी जो है देहरादून है। दोस्तों, अगर आप लोग जिस भी राज्य की तैयारी करते हैं, राज्य के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोग अपने राज्य में कुल कितने जिले हैं उसका ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके राज्य के एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं कि आपके राज्य में कुल कितने जिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इजराइल की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, इजराइल की राजधानी का नाम है जेरूशलम। जी हाँ दोस्तों, अभी इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है तो उसमें इजराइल की राजधानी का नाम है जेरूशलम। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है। तो दोस्तों, विश्व में कुल महाद्वीप की संख्या है 7। जी हाँ दोस्तों, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, तो यह 7 महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वह है एशिया महाद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है कि नया वित्त वर्ष कब से प्रारंभ होता है। तो नया वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त है। तो राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर, जिनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। इनके जो रचनाएं हैं, इनकी जो कविता है उसमें राष्ट्र प्रेम की काफी ज्यादा भावना झलकती है, इसीलिए इनको राष्ट्रकवि कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 जीबी में कुल कितने एमबी होते हैं। तो दोस्तों, 1 जीबी में कुल 1024 एमबी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल शिप। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल शिप। आपने देखा हो कि जितने भी नेवी की शिप होती हैं या फिर नेवी के जो युद्धपोत होते हैं या फिर इनके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, तो इनमें सब में जो है नाम के आगे आईएनएस लिखा रहता है। जैसे आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई। तो ये जो इनके युद्धपोत हैं तो इसमें आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेशनल शिप, यानी कि ये जो है भारतीय नौसेना के शिप हैं, तो इसीलिए आईएनएस उनके आगे लिखा रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाबी शहर किसे कहते हैं। तो गुलाबी शहर जो है, पिंक सिटी जो है, जयपुर को कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो अभी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेवी के एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हुबली है। पहले गोरखपुर था, लेकिन अब जो है हुबली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई कितनी है, तो यह 1505 मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत क्या है। तो स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम है आईएनएस विक्रांत। जी हाँ दोस्तों, आईएनएस विक्रांत जो है भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित, ठीक है, स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। क्योंकि विमान वाहक पोत भारत के पास थे, लेकिन वो जो है रशिया द्वारा जो है लिया गया था, तो वो स्वदेश निर्मित नहीं था। लेकिन भारत सरकार ने अब जो है रक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा जो है सहयोग कर रही है और अच्छा भारतीय जो सेना है उसको काफी ज्यादा अत्याधुनिक जो है हथियार भी दिए जा रहे हैं। तो उसी का एक हिस्सा है कि आईएनएस विक्रांत को जो है निर्माण किया गया और यह भारतीय नौसेना में अब शामिल भी कर दिया गया है। तो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेश निर्मित विमान का नाम है आईएनएस विक्रांत। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गांव की कार्यपालिका क्या कहलाती है। तो गांव की कार्यपालिका जो है ग्राम पंचायत कहलाती है। जो गांव में जो ग्राम पंचायत है तो वह कार्यपालिका कहलाती है, जबकि जो ग्राम सभा है वह व्यवस्थापिका कहलाती है। जो जिस तरह से ग्राम सभा में डिसीजन लिए जाते हैं, ग्राम की जो ग्राम पंचायत है वह उसके अनुरूप कार्य करती है। तो ये आपका राजनीति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है कि नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा, यानी कि समुद्र के देवता हम पर कृपा करें। सम नो वरुणा, सम नो वरुणा का मतलब होता है समुद्र के देवता हम पर कृपा करें।
यह नौसेना का आदर्श वाक्य है, नेवी का आदर्श वाक्य है। दोस्तों आप लोग जो है जिस भी एग्जाम तैयार करते हैं, खासकर डिफेंस में, तो डिफेंस में अगर आप लोग जो है नेवी के करते हैं तो आपको जो है आर्मी, एयरफोर्स और अन्य विभाग के भी जो आदर्श वाक्य हैं उनको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है तो आपको जो है पता होना चाहिए, नेवी का आदर्श वाक्य क्या है आपको पता होना चाहिए, एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है आपको पता होना चाहिए, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, तो इन सबको पता होना चाहिए कि आदर्श वाक्य क्या है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, आपको सारे आदर्श वाक्य पता हो जाएंगे, साथ ही साथ इनके हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी पता हो जाएंगे। क्योंकि कई बार हमारे जो है डिफेंस के एग्जाम में जो है सेनाओं के हेडक्वार्टर के बारे में पूछ देता है कि नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, एसएसबी का कहाँ है, एनएसजी का कहाँ है, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने खंड है। तो दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 खंड है। ठीक है, खंड का मतलब कि ये कांड कह सकते हैं। ठीक है, कांड। अगर आपने रामचरितमानस का कभी अध्ययन किया होगा या फिर कहीं पर रामचरितमानस का जो है पाठ किया होगा तो वहाँ पे लिखा रहता है सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, तो ये जो है इसके कांड है, जिसे 7 भागों में विभक्त किया गया है। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो ये 7 कांड है। हमारा अगला प्रश्न है कि डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं। तो डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मधुमेह को जो है डायबिटीज कहा जाता है और डायबिटीज को मधुमेह कहा जाता है। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि डायबिटीज अलग है, मधुमेह अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल शब्दों का हेरफेर है, केवल उसे इंग्लिश में डायबिटीज और हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है। तो जल सेना का पश्चिमी कमान जो है मुंबई में है। जी हाँ, तो पश्चिमी कमान मुंबई में है। और पूर्वी कमान कहाँ है, तो यह विशाखापत्तनम में है। और इसका दक्षिणी कमान कहाँ है, तो यह कोचीन में है। और जल सेना में कुल कितने कमांड है, तो यह केवल 3 कमांड है, जबकि वायुसेना और जो है थल सेना में 7-7 कमांड है। तो भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है, तो ये 7 + 7 + 3 यानी कि 17 सैन्य कमांड है भारत में। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के कमांडो को क्या कहते हैं। तो भारतीय नौसेना के कमांडो को मार्कोस कमांडो कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्कोस। भारतीय नौसेना के कमांडो को मार्कोस कमांडो कहा जाता है, जबकि भारतीय वायुसेना के कमांडो को गरुड़ कमांडो कहा जाता है। और भारतीय थल सेना के कमांडो को उनको जो है वो पैरा स्पेशल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, पैरा एसएफ भी कहा जाता है। तो पैरा स्पेशल फोर्स जो है वो भारतीय थल सेना के कमांडो है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जिसे हम लोग जिला पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। ठीक है, पुलिस अधीक्षक जो है वह एसपी कहलाता है। और जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वह होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हिंदी में हम लोग जिला अधिकारी भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो रामचरितमानस के लेखक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी जो कि रामचरितमानस का अध्ययन किया गोस्वामी तुलसीदास ने। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो स्पेशली ये भाषा नहीं, ये बोली है जिसको अवधी कहा जाता है। और संस्कृत जो है वह भाषा है जो कि रामायण संस्कृत में लिखी गई है। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी कैलेंडर का चतुर्थ महीना क्या होता है। तो हिंदी कैलेंडर का चतुर्थ महीना जो है आषाढ़ होता है, प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। अगला प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। तो गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान कहलाता है। और ये ग्राम प्रधान जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान कहते हैं। लेकिन अगर अगर आप जो है जो झारखंड और बिहार में कहेंगे तो यह मुखिया कहलाता है, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उधर सरपंच कहा जाता है। तो इनके बीच में भी काफ़ी अंतर होता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर होता है तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना भी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ है। तो हवा महल जो है वह है जयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यह किसका कथन है। तो यह राजीव दीक्षित को। जी हाँ दोस्तों, राजीव दीक्षित भारत के बहुत ही जो एक कहा जाए तो प्रखर वक्ता और प्रखर विद्वान भी थे। ये भारत को सोने की चिड़िया बनाते थे, लेकिन अफसोस इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यह राजीव दीक्षित का कथन है। इनका कहना था कि जो विदेशी नीतियां होती है वो भारत को गुलाम बनाने की कोशिश, अंग्रेज फिर से भारत को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्वदेश की नीतियां बनाया जाए जिससे भारत विश्व गुरु बन जाए। अगला प्रश्न हमारा राजनीतिक विज्ञान से है कि सांसदों को कितना पेंशन मिलता है। तो सांसदों को 25,000 और 27,000। कहने का मतलब कि लोकसभा के जो सांसद है उनको 25,000 वेतन मिलता है, जबकि राज्यसभा पेंशन मिलता है, सॉरी दोस्तों पेंशन मिलता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य रह चुके हैं उनको 27,000 पेंशन मिलता है। क्योंकि 25,000 जो लोकसभा के सांसदों को पेंशन मिलता है तो उनका कार्यकाल केवल 5 साल का था, इसीलिए उनको 2,000 रुपये कम मिलता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, इसीलिए उनको 2,000 अधिक वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है। तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति क्या है, तो वह उत्तरी गोलार्ध में है, भारत में उत्तरी गोलार्ध में है। और इसलिए कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच बांटती है। और भारत में कितने स्टेट से यह होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी के एग्जाम के लिए, तो इसे ठीक से याद कर लीजिएगा कि जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है तो यह आपको 8 अक्टूबर को। क्वेश्चन आ जाए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो वह 15 जनवरी को। ठीक है, तो 1584 आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, 1584। ठीक है, तो सबसे पहले 15 जनवरी आ रहा है तो ये आपका थल सेना का हो गया, फिर 8 अक्टूबर आ गया तो ये एयरफोर्स का हो गया, फिर 4 दिसंबर आ रहा है तो ये आपका नेवी का हो गया। तो 1584। हमारा अगला क्वेश्चन है कि थल सेना का लेफ्टिनेंट जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा। तो दोस्तों आप लोग जो है ये आपके आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि समकक्ष पद क्या होते हैं। क्योंकि जो कमीशन्ड रैंक होते हैं इससे बार बार क्वेश्चन हमारे आर्मी एयरफोर्स या फिर नेवी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ठीक से आप लोग याद कर लीजिएगा तो ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल भी ना फंसे। तो थल सेना का लेफ्टिनेंट जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है, तो वह थल सेना का लेफ्टिनेंट जो होता है, कहने का मतलब कि जो आर्मी है, तो आर्मी में अगर आप लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी क्वालिफाई करते हैं यानी कि एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या सीडीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है कमीशन्ड रैंक मिलता है। तो कमीशन्ड रैंक का सबसे छोटा जो पद होता है वो होता है लेफ्टिनेंट। ठीक है, सबसे छोटा पद लेफ्टिनेंट होता है। तो अगर आप लोग एनडीए क्वालिफाई करते हैं और आपको जो है नवल एकेडमी ज्वाइन करने को मिलता है यानी कि एनए ज्वाइन करने को मिलता है तो आपको जो है कमीशन रैंक का सबसे छोटा अधिकारी नेवी में मिलेगा तो वह होगा सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, और वहीं एयरफोर्स का क्या हो जाएगा तो वह फ्लाइंग अफसर। तो थल सेना का लेफ्टिनेंट जो है नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा, समकक्ष वाले वीडियो को, आपको जो है पूरा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। आपसे अंतिम क्वेश्चन है कि 75 जिले किस राज्य में है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।